है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर। तो हमने चैप्टर 3 पढ़ लिया है इससे पहले, और चैप्टर 3 में हमारे दो पार्ट थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने संश्लेषित रेशे वाला चैप्टर कवर किया था, और पार्ट 2 में हमने कोयला वाला चैप्टर था वो कवर किया है। ठीक है, और ऐसे इसलिए किया था क्योंकि जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें ये वाला चैप्टर इंक्लूड था, बट अभी जो एनसीईआरटी आ रही है उसमें ये वाला चैप्टर थर्ड दिया हुआ है। तो हमें अपने एग्ज़ाम के हिसाब से चीज़ों को पढ़ना है, तो इसीलिए हमने ये वाला चैप्टर भी कवर किया है और ये वाला चैप्टर भी कवर किया है, और उसी को ही मैंने चैप्टर 3 के 2 पार्ट करके दे दिए हैं, जिससे कि किसी भी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं आए पढ़ने में कि वीडियो, क्योंकि अगर एक साथ बनाते हैं तो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मैंने 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया था। और सही तरीका आज हम सेम चैप्टर 4 के लिए भी करने वाले हैं, क्योंकि इसमें भी हमारे 2 चैप्टर आएंगे, और यह वीडियो भी मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके दूंगी। पार्ट 1 में हम यही चैप्टर दहन और ज्वाला वाला पढ़ेंगे, और जो पार्ट 2 होगा उसमें हम पढ़ेंगे धातु और अधातु। धातु और अधातु वाला चैप्टर हम पार्ट 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो जो पुरानी एनसीईआरटी थी, ओल्ड एनसीईआरटी में हमारा ये चैप्टर था, चैप्टर 4, और जो अभी आ रही है एनसीईआरटी उसमें चैप्टर 4 ये वाला दिया हुआ है। तो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से दोनों ही चैप्टर इम्पोर्टेंट है, और दोनों ही चैप्टर से क्या है क्वेश्चंस बन करके आते हैं। तो हमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़नी है जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से ठीक हो, बट हम सोचेंगे कि नहीं अब एनसीईआरटी में तो चैप्टर ये हटा दिया है तो नहीं क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। चैप्टर में से क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जाएंगे, और नहीं भी पूछे जाएंगे। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी समय है। और इसके बाद हम क्या होगा कि जल्दी जल्दी अपनी क्लास 8 को कंप्लीट करने के बाद में हम अपने PYQs को भी देखेंगे। पहले हम करेंगे CTET में आए हुए PYQs, और फिर उसके बाद हम करेंगे UPTET के PYQs। और इसके बाद या इससे पहले एक चीज़ और मैं इंक्लूड करूँगी, वो है आपकी साइंस पेडागोजी। क्या होगी वो? साइंस की पेडागोजी, क्योंकि CTET में क्या होता है आपकी साइंस पेडागोजी भी कंटेंट के साथ में पूछी जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके साइंस में मार्क्स 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आएँ, जो बिल्कुल आप मतलब पूरा श्योर हो जाएं कि कोई भी टॉपिक हमारा ना छूटे, कोई भी चीज़ हमारी ना छूटे। इसके अलावा आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को वॉच तो करते हैं, बट लेकिन उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप अगर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी आपके जानने वाले हैं या जिनको भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूरत है, आपको उनका अपकमिंग एग्ज़ाम है। और थर्ड है मेन, आपको क्या है सब्सक्राइब करना है कोई भी नई वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, तो आप ये चीज़ें काम करेंगे, देखिए मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आप चाहते हैं। कमेंट्स करिए, मुझे पूछिए कि क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं नहीं, और मेरी वीडियोस कैसी आपको लग रही हैं, क्योंकि जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं अभी समझ नहीं पाऊँगी कि या मुझे कोई और ऐसी चीज़ होगी कि मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए वीडियो में। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर CTET या UPTET से अलग के रिगार्डिंग भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको रिजोल्व करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 4। और आज हमारा ये जो चैप्टर 4 होगा ये हम पार्ट 1 में रखेंगे इसको। ठीक है, तो मैं मेंशन कर दूंगी वीडियो के थंबनेल में, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए मेरा जो कंटेंट है बिल्कुल टू द पॉइंट होता है, उसमें कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो फालतू की मैं आपको पढ़ाती हूँ। अगर छोटी मोटी चीज़ें एक्स्ट्रा ऊपर नीचे हो जाती हैं तो आप वो सिर्फ़ और सिर्फ कनेक्ट करने के लिए होती हैं, चीज़ों से रिलेट करने के लिए होती हैं, है ना। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि चीज़ों को हम बहुत अच्छे से पढ़ें। और आप और हाँ, और इसके अलावा भी अगर आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास समय नहीं होता नोट्स बनाने का, अगर उन्हें नोट्स की भी ज़रूरत है तो मैं उनके लिए नोट्स की भी पूरी उनको देने की कोशिश करूँगी, जो आपको ऑनलाइन ही क्या है अवेलेबल होंगे। मतलब आप लोगों को चाहिए होंगे तो आप मुझे बताइएगा, बट उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे ये लगना चाहिए कि आप लोगों को सच में उन नोट्स की ज़रूरत है, तो मैं आपके लिए वो चीज़ें भी लेकर के आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आज ये हमारा रहने वाला है पार्ट 1।
ठीक है, आज हम इसे पार्ट 1 में कवर करेंगे और चैप्टर है हमारा दहन और ज्वाला। दहन क्या है? मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। एक कास्ट कोयले बुनसेन बर्नर की ज्वाला के निकट अगर हम उसको लाते हैं तो क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देते हैं दहन कहलाता है। तो देखो ये चीज़ें यहाँ पर आपको सिर्फ कनेक्ट करने के लिए थी। ये क्वेश्चन यहाँ पर जो ये चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर ये पूछा जाता है कई बार। जो सीटेट का क्वेश्चन होता है उसमें यही चीज़ें आ जाती हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो जलने के बाद क्या देता है? ऊष्मा और प्रकाश देता है। दूसरा ऐसे भी आ सकता है कि जो कास्ट कोयला है वो वायु में जलकर क्या क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं, इसलिए मैंने ये लाइन्स को हाईलाइट किया। आप ये मत सोचेगा कि ये अचानक से क्या शुरू हो गया है, ये आपके क्वेश्चन ही हैं जो सीटेट में बन करके आते हैं। और रही बात यूपी टेट की, तो यूपी टेट का जो तरीका होता है पूछने का वो यह होगा कि वो रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दहन कहते हैं। ठीक है, या फिर इसी चीज़ को थोड़ा और अलग तरीके से पूछ लेगा करके, तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीका हो जाता है यूपी टेट में क्वेश्चन पूछने का, और सी टेट में थोड़ा अलग हो जाता है। वो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पर क्वेश्चन पूछता है सी टेट। इसके बाद है जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। तो जो हमारा ईंधन होता है उसे हम क्या कहते हैं? दाह्य कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई विक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ हैं। तो जो यहाँ पर मैग्नीशियम था और जो कास्ट कोयला क्या है वो दाह्य पदार्थ है या हमारा ईंधन है जिनको हम चला रहे हैं। इसके बाद है हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से चलती है। अच्छा देखो, उससे पहले हमें ये पढ़ने के लिए एक यहाँ पर क्रियाकलाप है। यहाँ पर एक मोमबत्ती है, देखो यहाँ पर एक स्टैंड के ऊपर रख के गिलास यहाँ पर रखा हुआ है और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे हवा के लिए जाने के लिए छोड़ा है। फिर यहाँ पर क्या है कि जो ये मतलब स्टैंड यहाँ पे लगाए हुए थे या गुटके लकड़ी के लगाए हुए थे उनको हटा दिया है और डायरेक्टली उसके ऊपर क्या है, मेज के ऊपर पूरा जो डायरेक्ट गिलास को उल्टा करके मोमबत्ती पे लगा दिया है। तीसरे केस में क्या है कि हमने इसको ऐसे रखा है और ऊपर से क्या है एक वजन और डाल दिया है जिससे कि जो हवा है वो पूरी तरीके से हमारे गिलास के अंदर नहीं आ पाए। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है। तो आप यहाँ पर देख रहेंगे कि कितनी अच्छी तरह से मोमबत्ती यहाँ पर जल रही है। इसके बाद जबकि वायु चिमनी में नीचे प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हवा है आपकी जो वायु वो ठीक से नहीं जा पा रही, बहुत हल्की हल्की जा रही है। तो क्या है कि जो मोमबत्ती है हमारी वह से धुआं करके जल रही है। इसके बाद आता है अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं होती। यहाँ पे हमने क्या करा था कि जो भी और चांस थे वायु के अंदर जाने के, वजन डाल करके हमने उसे भी ख़त्म कर दिया है और वायु बिल्कुल भी क्या है अंदर नहीं जा पा रही है। इसमें जो वायु है वो अंदर नहीं जा पा रही है। तो ये हमारी मोमबत्ती क्या है बिल्कुल भी किसी तरह ना ही धुएं के साथ और ना ही लो के साथ जल रही है। तो यहाँ पर ये क्रियाकलाप करके दिखाया गया है कि इसका यहाँ पर समझाने का यही पर्पस है कि जो वायु होती है वो हमारे दहन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। इसके बाद है सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिक या विक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो इस तरह का क्वेश्चन आता है यहाँ पर दे दिया जाएगा कि मोमबत्ती है, क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि जो मोमबत्ती है उसमें हमने थोड़ा सा नीचे स्पेस छोड़ा है और हाँ मोमबत्ती को जल के छोड़ दिया है। इसके बाद हमने मोमबत्ती को बिना किसी नीचे गुटका रखे या कोई भी बिना स्टैंड लगाए हमने चिमनी को उल्टा रख दिया है। और यहाँ पर तीसरा केस आपको दे दिया जाएगा कि मोमबत्ती में हमने जो चिमनी है उसके ऊपर भी वज़न लगा दिया है और मोमबत्ती के साथ क्या होगा। और आपको ऑप्शंस में क्या होंगे, 3 केसेस देखने के लिए मिल जाएंगे, ए बी सी। तो उस ए ऑप्शन में आपको अगर ये चीज़ें पता होंगी तो आप क्या है उस कथन को चुन सकते हैं जो आपका सही होगा।
तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक पढ़ाने का या इस तरीके से समझाने का यही पर्पज़ था, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका भी यही होता है। तो कुछ भी चीज़ आपको मैं ऐसी नहीं दूंगी जो वेस्ट होगी या जो आपका टाइम वेस्ट करे। वही चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने हाईलाइट की हुई हैं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आगे, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो ऊष्मा और प्रकाश की जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं उसके द्वारा उत्पन्न होता है। जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को हम आग से ढक देते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि जो कंबल होती है उसके वस्त्रों ने आग पकड़ ली थी। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो आग होती है वो उसे जो आसपास उसकी जो वायु है वहाँ पर, तो कंबल क्या है उसको रोक देता है उस हवा के पास जाने से, जिससे कि क्या हो जाता है जो आग हमारी बुझ जाती है। इसलिए जो कंबल होता है वो किसी भी आग लगे हुए व्यक्ति के ऊपर उसे लपेट दिया जाता है। इसके बाद लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज़ अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसका उपयोग क्यों करते हैं आगे हम पढ़ेंगे। उससे पहले देख लेते हैं, गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। तो आप गर्मियों में आए दिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, आप ये देखते ही होंगे कि कई बार जो मान लो 2 पत्थर वहाँ पर लगे हुए हैं और हल्की सी उनके अंदर चिंगारी उत्पन्न होती है, तो जो वहाँ पर पास में सूखी घास पड़ी होती है तो वो आग पकड़ लेती है और धीरे धीरे करके वो क्या है पूरे जंगल में इस तरह से आग फैल जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। तो हम ऊपर पूछा था हमसे कि जो कागज़ और मिट्टी का तेल हम किसी चीज़ को जलाने से पहले क्यों करते हैं, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। तो क्या होता है कि जब आप देखो, जो कागज़ होता है वो हमारा हल्का होता है और उसका जो ज्वलन ताप होगा यानी कि जो उसकी आग पकड़ने की क्षमता होगी वो किसी मोटे कागज़ से या किसी मोटी चीज़ से जलने की जल्दी होगी। तो ऐसे ही किस में होता है, हमारा जो सूखी घास होगी या मिट्टी का जो तेल होता है उसके लिए भी सेम है। अगर हम मिट्टी का तेल अगर हम मान लो कोई सूखी लकड़ी या फिर उपला हमारा पड़ा हुआ है और हमने आग यहाँ पर ऐसे बोन फायर ऐसे जलाई हुई है, तो अगर हम उसको डायरेक्टली जलाएंगे तो बहुत मुश्किल से वो आग पकड़ेगी। बट जैसे ही हम उसके ऊपर मिट्टी का तेल पोर कर देते हैं तो वो आग जल्दी से पकड़ लेती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मिट्टी का तेल का जो ज्वलन ताप होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी जल जाता है। तो न्यूनतम ताप क्या होता है, जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वही क्या होता है, उसका न्यूनतम या ज्वलन ताप कहलाता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये लाइन भी आपकी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। मतलब पहले जो आपकी माचिस आती थी उसमें ये सब चीज़ों का यूज़ होता था। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता था। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है, परंतु माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर प्राप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए बनता है एग्जाम्स में। पहला तो यही होगा कि जो माचिस की तीली होती है उसमें कौन कौन से रासायनिक जो पदार्थ है यूज़ किए जाते हैं। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, श्वेत फास्फोरस, ये सब वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। पर जो श्वेत फास्फोरस था उसका यूज़ अब क्या है बंद कर दिया है, क्योंकि वो बहुत ही जहरीला होता है और आप किसी की भी जान के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो अभी क्या होता है कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है और जहाँ पर
पर हम रगड़ने वाली जो सतह होती है वो चूर्णित होती है और वहाँ पर क्या होता है, लाल फास्फोरस होता है। जब लाल फास्फोरस पर हम चीनी उसे जो माचिस की तीली है उसे रगड़ते हैं तो जो लाल फास्फोरस होता है वो श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और माचिस की तीली के सिरे पर जो लगी पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया करके जो एंटीमनी सल्फाइड है वो तुरंत ही क्या है, दहन करने लग जाता है। तो यहाँ पर आपको इन जो रसायन हैं इनका नाम याद रखना है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। मान लो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है, अगर मान लो कोई कागज़ है और अगर आप उसको जला रहे हो तो बट वो जल नहीं रहा है तो उसका रीज़न ये है, या फिर वो मतलब उस आग नहीं पकड़ रहा है, उसका रीज़न ये है कि वो अपने ज्वलन ताप तक नहीं पहुँचा है। किसी का भी ज्वलन ताप कितना भी हो सकता है कि कोई भी चीज़ जलने के लिए कितनी उसका टेम्परेचर होना चाहिए कि वो उस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद में क्या है, वो चीज़ जलनी शुरू हो जाएगी। तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग क्या होता है, ज्वलन ताप होता है। कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो वह आग पकड़ लेता है। इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी। किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। इसके बाद है कागज़ के खाली कप का क्या होगा, जलयुक्त कागज़ के कप का क्या होता है, इस कप का जल गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताने की कोशिश की गई है इस वाली एक्टिविटी के द्वारा कि अगर कोई जल यहाँ पर ऐसी कागज़ की एक कीप है और यहाँ पर जल है बट यहाँ पर बिना जल के ही है और हम इसको जलाते हैं तो क्या इसका परिणाम होगा। यदि हम कप को गर्म करना जारी करें तो हम कागज़ के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह जलता नहीं है। तो अगर हम पानी को डालते हैं तो धीरे धीरे गर्म होने लगता है, पर क्या होता है कि जो ज्वलन ताप तक क्या है, कागज़ वहाँ नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से क्या है, वो जलता नहीं है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और वो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं, जिनका भी क्या है ज्वलन ताप कम होता है और सरलतापूर्वक क्या है आग पकड़ ले, उन्हें क्या कहेंगे, हम ज्वलनशील पदार्थ कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल हैं पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम और एलपीजी। और ये आप जनरली देखते भी होंगे कि कई बार जैसे वही मिट्टी का तेल है कि हमें आग जलानी है, पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आग जल नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से अगर कोई भी गैस अगर हम फटाफट से यहाँ पर कोई भी ईंधन डाल देंगे तो क्या है, जो आग है बहुत जल्दी पकड़ ली जाती है। और आप देखते होंगे कि किचन में भी जो एलपीजी हम यूज़ करते हैं उसमें भी क्या होता है कि जैसे ही हम गैस को ऑन करते हैं, जो हमारे बर्नर होता है, और जैसे ही हम गैस को ऑन करते हैं और लाइटर से जब हम उसको जलाते हैं तो एकदम से क्या है, हमारी आग वो पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसका जो जलन ताप होता है वो बहुत कम होता है और जिसकी वजह से वो जल्दी जल जाता है। होपफुली यहाँ तक चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। तो यहाँ पर एक बात दी गई है कि अगर हमारे पास हमें यही ध्यान रखना भी चाहिए और बच्चों को भी बताना चाहिए, हमारे घर के हों चाहे बाहर के हों, कि अगर मान लो कहीं आग लग जाए तो इस नंबर को हमें डायल करना चाहिए 112, जिससे हमें अग्निशमन की जो सेवा है उनका लाभ मिल सके। इसके बाद है जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उसका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। तो जो पानी होता है, मान लो कहीं पर जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये फायर ब्रिगेड का कोई कर्मचारी है, यहाँ पर ये आग जली हुई है, जैसे यहाँ पर ये आग पानी डालते हैं तो जो आग का संपर्क है वो वायु से क्या है, टूट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आग हमारी बुझ जाती है। आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। ये आवश्यकताएं हैं ईंधन, वायु मतलब ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु, और ऊष्मा ईंधन का ताप उसके जलन ताप से अधिक करने हेतु। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि एक तो हमें ईंधन चाहिए जिसे हमें जलाना है,
दूसरी वायु चाहिए जिसमें क्या है ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, दूसरी हमें चाहिए कि तीसरी हमें चाहिए ऊष्मा या वो वाला ज्वलन ताप जिस पे वो क्या है आग को पकड़ सके। तो ये 3 हमारी ज़रूरी बातें हैं। और क्वेश्चन भी यहाँ से आएगा कि किसी चीज़ को जलने के लिए जो आवश्यक 3 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। तो ये आपको या तो 4 कोई एक तीसरी 4th चीज़ें और दे दी जाएगी, इनमें से कोई 3 आपको सेलेक्ट करनी है, या ये पूछ लिया जाएगा इनमें से क्या गलत है, या फिर आपको नीचे ऑप्शन में दे दिया जाएगा आप ऑप्शन ए बी सी या कौन सा गलत है उसी पर सही लगाएं। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्या है, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटने या ईंधन का ताप करना या दोनों होते हैं। तो जो आग होती है इनमें से मतलब अगर ये 3 चीज़ हमें पता चल चुकी हैं कि इन तीनों से क्या है आग लग सकती है, और इन तीनों में से ही क्या है हम किसी एक को हटा दें, चाहे वो ईंधन हो, चाहे वायु हो, चाहे आपकी ऊष्मा हो या वो ज्वलन ताप हो, तो उसको अगर इनमें से हम किसी को भी हटा देंगे तो क्या होगा, हमारी आग बुझ जाएगी। अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है। इसके बाद है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऑफिस है और यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि इस तरह के रेड कलर के सिलेंडर्स लगे हुए हैं। अब ये किस तरीके से काम करते हैं इसके बारे में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, चलिए से पढ़ते हैं। जब सबसे अधिक प्रचलित अग्निशमक है, जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक यानी कि उसे बुझाने वाला, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब विद्युत से आग लग जाती है तो हमें किस तरह की जो आग से बचाव का उपयोग का यूज़ करना चाहिए, वो कौन सी चीज़ है। अगर ये भी पूछा जाता है कि कागज़ और लकड़ी द्वारा जब पर लगी हो तो हम जल द्वारा आग को बुझा सकते हैं, तब वहाँ पर हमें इजीली जल से आग बुझ सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता। तो क्या जब जब कभी बात आएगी विद्युत की, तेल की या फिर किसकी, पेट्रोल की, इन तीनों में से अगर कहीं भी आग लगी है तो वहाँ पर हमारा क्या है, जल काम नहीं करता है। उसके लिए हमें कोई और ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। तो वो ऑप्शन क्या है उसके बारे में देखते हैं। जल तेल से भारी होता है, यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर चलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो इन जगहों पर जब भी कभी इन सब चीज़ों से जब भी कभी आग लग जाए तो हम क्या करेंगे, ऐसी चीज़ का यूज़ करना है जिसमें क्या हो, CO2 प्रेजेंट हो। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के भी संपर्क टूट जाता है। तो क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पर विद्युत में कहीं आग लग गई हो यहाँ पर, तो क्या होगा, जब हम इस सिलेंडर को यहाँ पर इसकी गैस को CO2 को यहाँ पर छोड़ेंगे तो वो क्या है कंबल की तरह इस एरिया को लपेट लेगी और उसका क्या है ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाएगा और आग पर नियंत्रण हो जाएगा। अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का स्थित अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती है, और इससे ये भी फायदा हो जाएगा कि ये किसी भी तरह की कोई हानि किसी को नहीं पहुंचा रही है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। तो हम क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो हमारी द्रव के रूप में जो CO2 होती है वो मतलब कैसे आती है, उच्च दाब पर हम उसको क्या है द्रव में परिवर्तित कर लेते हैं। सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है, इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इन पदार्थों को बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। तो इसके अलावा अगर हमारे पास ये सिलेंडर्स नहीं हैं तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो आपका पैराग्राफ यहाँ पर ये जो अलग से दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे भी जाते हैं अच्छी खासी मात्रा में।
इसके बाद है हमारा दहन के प्रकार। गैस की स्टोव घुंडी नोब घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। कि मतलब बस हमने उसे घुमाया और तुरंत ही आग उसको हल्की सी टच कराई और क्या है एकदम से वो प्रकाश और ऊष्मा के साथ जलनी शुरू हो गई, तो हम इसे क्या कहेंगे? तीव्र दहन कहेंगे। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ और जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं, इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। तो देखो यहाँ पर आग क्या थी, जब हमने स्टोव को जलाया था तो हमने वहाँ पर हल्की सी आग दी, तब जाकर के वो तीव्र दहन है। एक होता है स्वतः दहन। स्वतः दहन में क्या होता है कि वो कमरे के ताप पर ही क्या है, वायु में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसी के साथ ही संपर्क करके क्या है, वो तुरंत ही जलने लगती है। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश में बिजली से गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम पिकनिक या शिविर वगैरह कुछ वहाँ पर अपना टेंट या फिर कैंपिंग भी कर रहे हों, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास कुछ इस तरह की चीज़ें ना हो जो जल्दी आग पकड़ ले और वहाँ की बाकी और चीज़ों को क्या है वो नुकसान पहुँचा दे। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या है, कैंपिंग या पिकनिक वगैरह करते समय किसी भी ऐसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है हमें त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा प्रकाश और उजाला और प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर याद रखना है, जब पटाखा हम जलाते हैं तो उसमें ऊष्मा भी होती है, प्रकाश भी होता है और ध्वनि भी होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोटक कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब पटाखा जलाते हैं तो हमें इनमें से क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है? ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि, ये चीज़ जो ही हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो अगर और क्वेश्चन एक ये भी होता है कि जब हम पटाखा जलाते हैं तो इनमें से सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी? तो सबसे पहले हमें वहाँ पर प्रकाश देखने के लिए मिलेगा और आवाज़ हमें बाद में आएगी। पहले क्या देखने के लिए मिलता है? हमें प्रकाश देखने के लिए मिलता है। और इस तरह का जो बड़ी मात्रा में जब अभिक्रियाएं होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? विस्फोट कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा ज्वाला। तो अब ज्वाला के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप ये देख लेंगे कि ज्वाला एक किस तरह की मोमबत्ती और उसे एक स्टोव की ज्वाला के रंग किस तरह के हैं, है ना, मिट्टी के लैंप में कैसे जल रही है और मोमबत्ती में, और जो बुनसेन बर्नर होता है इसमें किस तरह की आग जल रही है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये क्रियाकलाप किया जा रहा है। ये प्लेट यहाँ पर यूज़ की जा रही है और ये तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। यह दर्शाता है कि ज्वाला के अधिक क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है। वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूंकने से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकते हैं। वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तो जो वह पार्ट ज्वाला का जो सबसे ज़्यादा जो अधिक क्षेत्र होता है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि वो वहाँ पर क्या है जो मतलब पूरी तरह से वो जल रहा होता है। और जो सोने चांदी के जो सुनार होते हैं जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो वो ज्वाला के जो बाहर वाला भाग है उस पर ही क्या है काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाग क्या होता है सबसे गर्म होता है। इसके बाद है आपका ईंधन क्या है? घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर रह गई है समझाने के लिए। ये आपको कैंडल एक दी हुई है, तो ये एक मोमबत्ती है। तो इसके यहाँ पर आपको 3 भाग देखने के लिए मिलेंगे। सबसे बाह्य भाग, एक तो बाह्य भाग होगा, फिर आंशिक यानी कि मध्य भाग होगा, फिर सबसे होगा आंतरिक क्षेत्र।
तो यहाँ पर आपको क्या है 3 क्षेत्र देखने के लिए मिलेंगे मोमबत्ती के अंदर। तो जब से बाहर वाला भाग होगा यहाँ पर होता है आपका पूर्ण दहन, तो बीच वाला भाग होता है यहाँ पर होता है आपका आंशिक दहन, और जो सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है यहाँ पर बिना जली मोमबत्ती का सबसे मतलब जो बहुत ही कम वाला पार्ट होता है, जो इस वाले से भी कम जलता है। और ये कैसा होता है, काला होता है, बीच वाला भाग पीला होता है और बाहरी भाग क्या होता है, नीला। तो आप कभी जब गैस जलाते होंगे, अपने स्टोव या गैस जलाते होंगे, तो वहाँ पर आपको ये 3 तरह की ज्वाला देखने के लिए मिलती है। एक तो नीला, दूसरा है पीला और थर्ड है आपका काला, है ना। तो जो सबसे नीला भाग आपको देखने के लिए मिलेगा तो समझ जाना कि वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा दहन हो रहा है ना। और पीले क्या है, वहाँ पे उससे कम हो रहा है, और काले में सबसे कम दहन हो रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझनी है। और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, सीटेट और यूपीटेट में भी दोनों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्या कि जो मोमबत्ती होती है उसका जो सबसे बाह्य भाग है वहाँ या क्वेश्चन आएगा कि पूर्ण दहन कहाँ पर होगा, बाह्य भाग में, आंतरिक भाग में, या फिर मध्य भाग में। तो आपको पता होगा क्या, इसके बाह्य क्षेत्र में। यह हो सकता है कि मोमबत्ती का जो आंशिक दहन होता है किस भाग में होगा, मध्य भाग में, या ये किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है। तो रंग से रिलेटेड, क्षेत्र से रिलेटेड और दहन से रिलेटेड 3 तरह के जो क्वेश्चन हैं यहाँ सर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसके बाद है आपका दहन, ईंधन। ईंधन है घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। तो अच्छे ईंधन की पहचान क्या होती है, वो यह होती है कि एक तो वो सस्ता होता है, आसानी से जल सकता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ता जो हमें अच्छी ना मतलब हमारे लिए हानिकारक हो या फिर वेस्ट चली जाए। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। तो आदर्श ईंधन तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि हमें 100% परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं मिल सकती है, कुछ ना कुछ उसमें कमी रहती है, पर वो कमी भी कम से कम हो। तो हमें इस तरह के ईंधन का क्या है, यूज़ करना चाहिए। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है, कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। अब इसके बाद है ईंधन की दक्षता। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाती है। तो जब 1 किलोग्राम ईंधन को हम किसी जलाते हैं और उसमें से जो प्राप्त हमारी ऊष्मा और ऊर्जा की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीयमान कहते हैं। ऊष्मीयमान, ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, केजे और किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर भी अगेन आपका क्वेश्चन बनता है क्या कि ऊष्मीयमान क्या होता है। तो वहाँ पर आपको 2-3 डेफिनेशंस लिख के दे दी जाएंगी, और 1 किलोग्राम की जगह 1 ग्राम आ सकता है, 1 मिलीग्राम आ सकता है, इस तरीके से कुछ भी वहाँ पर कोई भी इस तरह की चीज़ें चेंज करके दे दी जाएंगी, और आपको सही आंसर वहाँ पर ढूंढना है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो ईंधन के ऊष्मीयमान के लिए जो मात्रक होता है वो कौन सा यूज़ होता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक का यूज़ किया जाता है। तो अगेन यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन मिल चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ये टेबल दी गई है, इसमें एक तरफ ईंधन लिखे हुए हैं और एक तरफ उनको ऊष्मीयमान। देखो यहाँ पर ये चीज़ें मतलब एग्जैक्टली पूछी तो नहीं जाती हैं कि इसका मान कितना होगा, पर लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम को टफ बनाने के लिए चीज़ें मतलब पूछ भी ली जाती हैं, या फिर इनका क्रम पूछ लिया जाता है। कि सपोज़ आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि मिट्टी का तेल, डीजल, जैव गैस या हाइड्रोजन गैस, इनमें से सबसे अच्छा जो आपका ईंधन होगा वो कौन सा होगा। तो वो सबसे अच्छा ईंधन होगा आपका हाइड्रोजन, क्योंकि इसका जो ऊष्मीयमान है सबसे ज़्यादा है, और जिसका सबसे ज़्यादा ऊष्मीयमान होगा वही हमारा सबसे अच्छा ईंधन होता है। तो आपका ये क्रम आपको याद रखना है कि सबसे कम अगर ऊष्मीयमान होगा किसका होगा, गोबर के उपले का, फिर लकड़ी का, यानी कि गोबर का उपला उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा आपकी लकड़ी होगी। फिर कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, यानी कि पेट्रोल से भी ज़्यादा ज्वलनशील कौन है, मिट्टी का तेल। इसके बाद डीजल, मीथेन, CNG, LPG
और मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, इनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है और किचन में हम इसी एलपीजी का यूज़ करते हैं क्योंकि यह इसका जो ऊष्मायमान होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा हमारी जैव गैस भी होती है जिससे बायोगैस वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। और लास्ट में आती है आपकी हाइड्रोजन, कि अभी तक का सबसे अच्छा ईंधन स्वच्छ ईंधन की कैटेगरी में माना जाता है। और मतलब कोई भी रेसिड्यू इसे जलाने के बाद मतलब नामात्र ही छूटता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इस वाले चीज़ें यहाँ से आपको कुछ भी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। इसके बाद है ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल गैस जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषण होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। तो जो लकड़ी, कोयला, पेट्रोल और ये जो कोई भी ऐसी चीज़ जलाने के बाद जो क्या है आपकी कार्बन को छोड़े तो ये क्या करते हैं आपके प्रदूषण फैलाते हैं और श्वास रोग भी उत्पन्न करते हैं। इसके बाद है इन ईंधनों को अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये चीज़ें तो आपने कई बार क्या है सर्दियों में न्यूज़ में देखने के लिए मिल ही जाती हैं कि बहुत बार क्या होता है लोग अंगीठी वगैरह जला करके ही, कोयले की अंगीठी जो होती है उसे जला करके ही क्या है अपने रूम में सो जाते हैं। और क्या होता है कि क्योंकि पूरा रूम अंदर से बंद होता है, उसमें कोई भी वेंटिलेशन की सुविधा नहीं होती है, तो जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो बनती है और वो बहुत ज़्यादा विषैली होती है जो हमारी अंदर शरीर के चली जाती है। और लोग जो होते हैं वो सोते के सोते ही रह जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हमें कोई भी ऐसी मतलब नहीं चीज़ करनी चाहिए। और क्वेश्चन यहाँ से बनकर आता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसे कमरे में मतलब जो अंगीठी जला करके लोग सोते हैं, कोयले की जला कर सोते हैं, वो क्यों मर जाते हैं, क्या उसके पीछे रीज़न है। तो इस वाले टॉपिक से भी आपके बहुत सारे क्या है क्वेश्चंस अलग अलग तरह से रूप में पूछने के लिए मिल सकते हैं। इसके बाद है अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है और अभी बता रही हूँ कि जब जब कोई भी चीज़ हम जलाते हैं तो वहाँ से क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब जितनी ज़्यादा निकलेगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी ग्लोबल वार्मिंग होगी। और जो हमारी अर्थ के लिए, पर्यावरण के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बाद है कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो जो कोयला और डीजल होते हैं हमारे, अगर हम उनका दहन करते हैं तो क्या वहाँ से मिलती है हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो बहुत ज़्यादा दमघोटू गैस होती है, मतलब जानलेवा गैस होती है। और जो पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के जो गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं वो क्या करते हैं सल्फर और नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड हैं, क्योंकि जब हवा जो गैस बनती है वो सीधे क्या है वायुमंडल में ऊपर जाएगी। जब ऊपर जाएगी तो जो हमारे क्लाउड्स होंगे वो उनके साथ जो पानी होगा वहाँ पर जाके मिल जाएगी। और मिलने के बाद में क्या होगा जब वो नीचे आएंगे तो क्या होगी हमारी अम्ल वर्षा हो जाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक हैं। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो मोटर वाहनों में क्या है सीएनजी, आपने देखा भी होगा कि अब बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं जो सीएनजी बेस्ड आती हैं। तो वो क्या है अपने आप में एक अच्छा ईंधन माना जाता है, इसलिए क्या है इसका यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है क्योंकि आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त
नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वन उन्मूलन का कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए लाभ प्रद नहीं है या हानिप्रद है। यहाँ पर बस ये बताने का पर्पज़ है कि जो गांव में होता है ज़्यादातर ईंधन के रूप में क्या है, लकड़ी का यूज़ किया जाता है। बट हमें लकड़ी को की तरफ यूज़ ना करके मतलब सीएनजी या गैस जैसी ही चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। पहला रीज़न तो ये है कि वो जो वहाँ से जो धुआं निकलेगा वो हमारी श्वास नली नली को ख़राब करेगा। दूसरा, लकड़ी काटने से क्या होगा कि जो वन है वो मतलब वो भी कम होंगे, और जिसकी वजह से क्या है, वन उन्मूलन क्या है, बढ़ेगा, जो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इससे हमें हिमनद पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं। तो आप देख रहे होंगे कि आने वाले मतलब कुछ कुछ मतलब जो रिपोर्ट्स इंटरनेशनल लेवल पर जारी होती है उनमें बताया भी जाता है कि जो कई ऐसे क्षेत्र हैं जो समुद्र तट के निकट हैं, तो वो क्या है, आने वाले कुछ सालों में वो डूबने वाले हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट्स, और इसका कारण क्या है, विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग उसका कारण है। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों है, क्योंकि हमने अपने फ़ायदे के लिए इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ, औद्योगिक निर्माण, वाहनों का यूज़ इतना ज़्यादा कर दिया है जिससे उन उत्पन्न जो हानिकारक गैसें हैं या CO2 की मात्रा इतनी ज़्यादा एनवायरनमेंट में बढ़ गई है कि वो अब ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हमें कुछ भी करके इन चीज़ों को क्या है, कम करना है, नहीं तो आने वाले समय में क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। अभी UNEP की एक लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपको बताती हूँ कि जो UNEP की एक रिपोर्ट जारी हुई है, उन्होंने ये बताया है कि आने वाले 2100 तक, मतलब सन 2100 तक क्या होगा कि जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 2.5 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, और जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मतलब बढ़ सकता है। तो जिससे क्या होगा, अगर इतना टेम्परेचर बढ़ गया अर्थ का, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा लेवल पर ग्लोबल वार्मिंग होगी। और जब ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी तो जितने भी ग्लेशियर्स हैं हमारे, वो क्या है, पिघलने की कगार पर आ जाएंगे। और जब पिघलने की कगार पर आ जाएंगे तो फ्लड्स आएंगे समुद्री इलाकों में। स्वच्छ पानी पीने की जो कमियां हैं, या फिर जो हमारे मौसम में काफ़ी जलवायु में जो परिवर्तन है बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसलिए क्या है, अब धीरे धीरे ये कोशिश की जा रही है कि कुछ भी करके जो ये 2.5 डिग्री सेल्सियस को 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो एक पेरिस फ्रांस समझौता हुआ था, वहाँ पर ये बात कही गई थी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस ही हमें अर्थ का टेम्परेचर मतलब तक ही रहने देना है, उसे एक्सीड नहीं होने देना है। तो अब ये चीज़ें क्या है, धीरे धीरे गलत साबित होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रदूषण है और जो वायु पोल्यूशन है इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब ये धीरे धीरे चीज़ें क्या है, इधर की ओर अग्रसर हो रही हैं, और हमारी पृथ्वी पूरी धीरे धीरे खतरे में आती जा रही है। हमें लग रहा होगा कि पृथ्वी से मतलब और सब चीज़ों से हैं, तो पृथ्वी से ज़्यादा हम ही लोग हैं, जो मनुष्य हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं को ही नुकसान होगा। नई तरह की बीमारियाँ, बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं क्या क्या निकल निकल करके आएंगी। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। और बेचारे जानवर तो हम लोगों की वजह से ही क्या है, बिना बात ही मारे जाएंगे, और पेड़ पौधों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। पर पृथ्वी की अपनी कुछ प्रक्रियाएँ होती है, वो अपने आप से खुद को बैलेंस कर लेगी, कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाएँ ला करके या कुछ भी चीज़ें करके। तो पृथ्वी का कुछ नहीं जाने वाला, वो अपने आप को बैलेंस कर लेगी, ठीक है। बट जो जाएगा मनुष्य और जंतुओं को जाएगा, क्योंकि बेचारे जंतु तो खुद से कुछ कर नहीं सकते, मनुष्य बचे। अब मनुष्य या तो भाई अपने लाभ सोच ले, डेवलपमेंट सोच ले, है ना, या फिर संसाधनों का बुरी तरह से उपयोग कर ले। तो अब सब कुछ डिपेंड होता है हम लोगों पर, और एक किसी भी डिपेंड नहीं करता हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। हम एक सिटीज़न हैं, किसी भी कंट्री के हैं, हम एक मनुष्य हैं, एक ह्यूमन है। तो हमें याद रखना है, हमें अपनी अर्थ के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान में आ जाए। क्योंकि अगर हमारी अर्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो हम खुद भी कहाँ से अच्छे से नहीं रह पाएंगे। कुछ खाने के लिए ठीक से नहीं मिलेगा, पीने के लिए ढंग का पानी नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सोच हमें खुद के अंदर लानी पड़ेगी। क्योंकि हम खुद के अंदर ये चीज़ें लेकर के आएंगे, तभी हम क्या है, उन बच्चों को भी अच्छे से वो चीज़ें डिलीवर कर पाएंगे, उन्हें वो चीज़ें समझा पाएंगे। तो हमारा पहले खुद का ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद बच्चों को हम समझा पाएंगे। और हम अपनी डेली लाइफ में
अगर हम खुद भी कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं तो क्या होगा कि बच्चे हमें देख कर के क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। तो जब वो हमें ऑब्ज़र्व करेंगे कि देखो हमारी मम्मी पापा या हमारी मैडम, हमारे सर क्या कर रहे हैं कि वो मतलब पानी का वेस्ट नहीं होने दे रही हैं, या फिर जो पोल्यूशन वाली चीज़ें हैं उनका कम यूज़ कर रहे हैं, कहीं घर से थोड़ी दूर जाना हो तो मतलब वो पैदल ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तुरंत थोड़ी स्कूटी उठा के थोड़ी दूर के लिए चल दिए। जितना ज़्यादा होगा पब्लिक व्हीकल्स का यूज़ करना है, हमें डेवलपमेंट की ज़्यादा मांग नहीं करनी है। जो भी हमारे पास साधन हैं प्रकृति रूप से या फिर जो भी चीज़ें, अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो वो इको फ्रेंडली होना चाहिए कि प्रकृति को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो, है ना। तो इको फ्रेंडली हमें चीज़ें करनी चाहिए। तो कोशिश देखो सब कुछ हम पर ही डिपेंड है, बिगाड़ा भी हमने है तो सुधारा भी हमने ही पड़ेगा, ठीक है। कोई और सुधारने के लिए अलग से कोई शक्ति नहीं आएगी आसमान से उतर के। बस दूसरी शक्ति तो ये आ सकती है कि पृथ्वी कोई अच्छी खासी अपनी आपदा लेकर के आ जाएगी, सब तहस नहस हो जाएगा, वापस से चीज़ें शुरू होंगी। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। तो हमें क्या है, पृथ्वी का ध्यान रखना है और मनुष्य होने के नाते हमें ऐसी चीज़ों को करना है जो हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छी हो और हमारे लिए भी अच्छी हो और हम अच्छे से अपने जीवन को जी सकें। तो क्या है, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और ये लास्ट की बात तो सिर्फ आपको समझाने पर्पज़ से ही थी, है ना, क्योंकि हमें चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि हम चीज़ों को समझेंगे तभी हम बच्चे को भी समझा पाएंगे। तो इसके बाद क्या है कि अब हम छोटा सा रिकैप देख लेते हैं कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है। जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाह्य कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक है। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। दाह्य पदार्थ मतलब जो ईंधन है हमारा, ठीक है। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता। किसका किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, जो रेड सिलेंडर्स लगे होते हैं जगह जगह। दहन विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट आदि। तीव्र दहन वो है हल्की सी आग दी तुरंत पकड़ लिया। स्वतः दहन है हवा में रखा रखा ही जल गया। विस्फोट वो है जिसमें क्या हो, ऊष्मा भी हो, प्रकाश भी हो और ध्वनि भी हो। जिस चीज़ में ये तीनों चीज़ें होंगी वो क्या होगा, विस्फोट कहलाएगा। ज्वाला के 3 भाग क्षेत्र होते हैं, अदीप्त, दीप्त और ज्योतिहीन क्षेत्र। आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। इसका ऊष्मीयमान उच्च होता है। यह ऐसी गैसों या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हों। ईंधन की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। ईंधन दक्षता को ऊष्मीयमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसका मात्रा कुल किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषण होते हैं और श्वसन कष्ट को उत्पन्न करते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा को विश्व उष्णन का कारण बताया जाता है। कोयले, डीजल, पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होते हैं। तो जो हमारे सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो क्या है, पानी में मिलकर के क्या करते हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स गिरती हैं ऊपर से बादलों से, उनमें मिलकर के क्या करते हैं, वो अम्ल वर्षा करते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे एक चैप्टर से रिलेटेड। तो खाली स्थान है, लकड़ी और कोयला जलाने से वायु का प्रदूषण होता है। घरों में काम आने वाला द्रव ईंधन है एलपीजी। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसके बाद है ईंधन की ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, किलोजूल प्रति किलोग्राम द्वारा। इसके बाद है कि जो CO2 है वो किस प्रकार आग पर नियंत्रण करती है। जो CO2 होती है वो ऑक्सीजन से भारी होने के कारण आग को कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे O2 का आग
से संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है। तो वो क्या करती है, जैसे कहीं पर आग लगी हुई हो, ठीक है, आग लगी हुई है और हमने CO2 को वहाँ पर डाल दिया है, तो कंबल की तरह वो वहाँ पर लिपट जाएगी और ऑक्सीजन का जो संपर्क है उससे टूट जाएगा। इस तरह से CO2 क्या है, आग बुझा देती है। इसके बाद है हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके बाद हमारा कुछ नहीं है। होपफुली आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे से चीज़ों को समझाने की। हर उस पॉइंट पर मैंने डिस्कस किया है, मतलब समझाया है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। और हम खुद से अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे तभी हम बच्चों को भी पढ़ा पाएंगे, क्योंकि एक अच्छे टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो खुद से चीज़ों को समझे। और हम पेडागोजी में भी ये चीज़ें पढ़ेंगे। पहले हमारी क्लास कंप्लीट हो जाए, कंटेंट हमारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी पेडागोजी, साइंस पेडागोजी को भी स्टार्ट करेंगे, जिससे कि क्या है, हम 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स गेन कर सके अपने CTET में भी और अपने UPTET में भी। ठीक है। और अगेन मैं आपको करा रही हूँ कि मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।